नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। किसकी दिवाली और किसका दिवाला? अगले 1 घंटे आर पार में इस सवाल पर महामंथन होगा, क्योंकि दिवाली से ऐन पहले 32 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है जनाब। 13 राज्य, 29 विधानसभा, 3 लोकसभा सीटों का जनादेश देश के सामने है। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको नतीजों का मैं ट्रेलर दिखा देता हूं। पहले 3 लोकसभा सीटों का हाल देख लीजिए। हिमाचल की मंडी सीट पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन अब इसमें बीजेपी की बड़ी हार हो गई है, कांग्रेस का कब्जा हो गया है। यानी हिमाचल में कांग्रेस ने एक अच्छी जीत दर्ज करी है। मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर बीजेपी की फिर से वापसी हुई है, यानी जीत हुई है, लेकिन बड़ा उलटफेर हुआ है दादर नगर हवेली की लोकसभा सीट पे, जहां शिवसेना ने ऐतिहासिक जीत को दर्ज कर लिया है। अब विधानसभा की बात कर लेते हैं। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई है, यानी यहां बीजेपी को सबसे तगड़ा और करारा झटका लगा है। कुल मिलाकर एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी हारी है। बिहार की दोनों सीटों पर जेडीयू जीत गई है। राजस्थान की 2 सीटों पर कांग्रेस की शानदार जीत दर्ज हुई है। इन 2 सीटों में से एक सीट पहले बीजेपी के पास थी। कर्नाटक में एक सीट पर बीजेपी और दूसरी सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज हुई है, जबकि मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई है। सवाल उठ रहा है कि क्या महंगाई के मुद्दे ने अपना असर दिखाना अब शुरू कर दिया है, जैसा विपक्ष का आरोप रहा है। लेकिन नतीजों के बाद क्या क्या दावा किया जा रहा है यह भी देख लीजिए, और फिर होगा 32 सीटों के जनादेश का बड़ा विश्लेषण आर पार में। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ है, सुखदायी है, उत्साहवर्धक है, और ये परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुल 3 में से 2 सीट हारी है। विधानसभा चुनाव में भी जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, भाजपा हारी है। हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसका सबूत है। लोकसभा की सीट का वोट होने केंद्र सरकार के खिलाफ वोट है, बदलाव के संकेत है। 2024 में दिल्ली की राजनीति पूरी बदल जाएगी। एक पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, फिर एक बार गठबंधन वाली सरकार का सिलसिला दिल्ली में शुरू होगा। तो दिवाली से पहले देश का मूड क्या है, यह जानना बेहद आवश्यक है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इस जनादेश के संदेश का विश्लेषण क्या है, यानी वो विश्लेषण जो बड़ा महत्वपूर्ण है। बंगाल में ममता बनर्जी का कद और बड़ा है, यानी ताकतवर हुई है ममता बनर्जी, ताकतवर बनकर उभरी है ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश में मामा पर लोगों का भरोसा लगातार कायम है। राजस्थान में जीत से गहलोत का गांधी परिवार पर दबदबा बड़ा है, यानी अशोक गहलोत ने दिखा दिया है कि उनमें दमखम भी है और चुनाव जीतने की रणनीति भी है। अशोक गहलोत क्या वाकई तुरुप का इक्का है कांग्रेस पार्टी के लिए, यह बड़ी बात होगी। मैं बढ़ता हूं आगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने भगवा परचम लहराया है, यानी हिमंता ने दिखा दिया है कि उनकी जो रणनीति है वो कारगर साबित हो रही है असम जैसे प्रदेश के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की सियासी हैसियत लगातार सिमटती जा रही है। यह कांग्रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बड़ा संदेश है। कांग्रेस की हैसियत नॉर्थ ईस्ट में बहुत कमजोर हो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के खिलाफ अब ज्यादा आक्रामक होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दादर नगर हवेली के अंदर जो पहले रुझान है उसमें तो 60% तक की वोट शिवसेना का कैंडिडेट पा रही थी, यानी कुल मिलाकर एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हो गई है वहां पर। हालांकि दादर नगर हवेली जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है,
लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना अब चढ़ के बोलेगी। यानी क्या? क्योंकि शिवसेना ने अपने कदम महाराष्ट्र से बाहर निकाले और एक बड़ी सफलता मिली है, ये बड़ी सफलता मान सकते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बीजेपी को झेलना पड़ेगा। और देखिए, संजय राउत ने छूटते ही बोला, जैसे ही नतीजे सामने आए, बोला 2024 के अंदर मिली जुली सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, वापस वही युग आएगा। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र का फॉर्मूला अगर देश में लागू होगा 2024 में, तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पड़ेंगी, यह उनका कहना था। हिमाचल बीजेपी की हार सत्ता परिवर्तन की बड़ी आहट है। हिमाचल में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है। मैं बताऊं आगे क्या महंगाई का मुद्दा अपना असर दिखाना अब शुरू कर रहा है और शुरू कर चुका है, इसको इस तरह से लेना होगा। मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज इस समय जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ सुष्मिता देव हैं जो कि वरिष्ठ नेता है और सांसद है टीएमसी की। मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब जुड़ रहे हैं, इस समय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और वाइस प्रेसिडेंट है मुंबई कांग्रेस के भी। मेरे साथ माधव आनंद है, वरिष्ठ नेता है, उनका भी स्वागत है, जेडीयू के, आपका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शुरुआत आपसे करना चाहता था, लेकिन आप जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन माधव आनंद, चलिए, जेडीयू ने तो जीत हासिल कर ली है अपनी जगह पर, लेकिन कई जगह बीजेपी का डब्बा गोल हो गया है। अगर मैं बंगाल से शुरुआत करूं और बंगाल से हिमाचल तक आऊं, हार का सामना करना पड़ा है, बताइए। जिस तरह के उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, एक बात तो अमित जी ये तय है कि आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं आई है और भारतवर्ष की जनता एनडीए में अपनी आस्था व्यक्त कर रही है। कुछ जगह पे जरूर हार हुई है, उस हार का भी विश्लेषण होना चाहिए और विश्लेषण हम लोग करेंगे। बिहार की भी स्थिति आप देखिए तो दोनों उपचुनाव में जो है हम लोग की जीत हुई है, एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं और यह दिखाता है आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास मॉडल है और प्रधानमंत्री जी जिस तरह बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये भाई साहब ना, ये जो विकास मॉडल है ये हिमाचल में क्यों नहीं काम कर रहा? मेरा सवाल ये है, ये बंगाल में आपका काम नहीं करा, हिमाचल में क्यों नहीं काम करा ये विकास का मॉडल? जी, कई जगह की अलग अलग परिस्थितियां होती है। मैंने बोला कि कई जगह हार हुई है, उसका भी आकलन होगा, बीजेपी डेफिनेटली आकलन करेगी। लेकिन अब देखिए ना, की आप बात कर रहे हैं अमित देवगन जी, देश की सबसे अमित जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज जिस रोग से पीड़ित है, मुझे लगता है उसको अगर मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाए तो मैं कह सकता हूं उसको रेडरलेस ड्रिफ्ट सिंड्रोम से पीड़ित है। यानी ऐसी नाव जिसकी कोई पतवार ही नहीं हो, बिना पतवार की नाव, यानी लीडरलेस जो है तो जो कांग्रेस हो चुकी है। ये नतीजे आपके लिए खुशी वाले हैं, गम वाले हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि अभी आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये नतीजे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को खुश होने के लिए ये नतीजे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने एक लोकसभा सीट और सारी विधानसभा सीट पर क्लीन स्वीप किया है, उसी तरह से राजस्थान के अंदर भी क्लीन स्वीप हुआ, 2 सीटें हमने जीती है। और एक सीट ऐसी थी कि जहां पर कांग्रेस पार्टी 2018 में 25,000 वोट से हारी थी, वो अब हम 18,000 या 20,000 वोट से हम जीते हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो रायगांव की सीट है वो हम 31 वर्षों तक हम नहीं जीते थे, लेकिन वो सीट हमने अभी जीती है। और कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से वो सीट छीनी है। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक सीट, और अगर हम हिमाचल की बात करें तो लोकसभा की सीट जो है वो हम 4 लाख वोट से हम हारे थे। लेकिन असम की भी बात करनी होगी, मध्य प्रदेश की भी बात करनी होगी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस से 2 सीटें बीजेपी ने छीन ली हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, पृथ्वीपुर और जोबट बीजेपी ने आपसे छीन लिया। देखिए, ऐसा है कि मैं वही कह रहा हूं, नतीजों के लिए आपके लिए खुशी है या गम है? टीएमसी खुश हो सकती है, जेडीयू खुश हो सकती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं जोबट पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी थे वो अच्छा लड़े, मात्र 4,700 वोट से हमारा उम्मीदवार जो है वो हारा है। और मध्य प्रदेश की रायगांव की सीट जो हम 31 वर्षों से नहीं जीते थे वो हमने उससे छीनी है। देखिए, तो वही, लेकिन हमने कवर किया, वो मैं बताने की बात कह रहा हूं। और हिमाचल प्रदेश में तो 4 लाख वोट हमने कवर करी है। यानी कह सकते हैं फिल्मी भाषा के अंदर कहीं खुशी तो कहीं गम है आपके लिए। हमने कवर करी है। अच्छा, मैं कह रहा हूं सापला साहब, कहीं खुशी तो कहीं गम है। खुशी है निश्चित रूप से। नहीं, गम तो ठीक है, हमको आसाम के अंदर हमको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, हमको और नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम स्टेट है वहां पर हमको थोड़ा
आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि वहां की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन यहां पर, हाँ मेघालय, लेकिन यहां पर तो क्लियर है कि मोदी मैजिक जो है वो कम हुआ है। और जो महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे या फिर कोरोना के, मैं 1 मिनट 10 सेकंड, और जो कोरोना के मुद्दे को लेकर के या फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर के श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जिस तरह से पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन के दस्तक हो रही है। कांग्रेस के अच्छे दिन की दस्तक हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी की कुछ सीट्स पे हार हुई, कुछ पे जीत हुई, लेकिन अधिकतर पे हार हुई। उसके बाद से रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, तमाम लोग बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024, संजय राउत हो, कह रहे हैं कि अब 2024 की तैयारी शुरू करिए। राजीव शुक्ला हो, क्या आपको लगता है जिस महंगाई को आपने कम करके आंका, पब्लिक ने आपको बता दिया वो महंगाई इंपैक्ट डाल रही है, वो असर डाल रही है, नींद खुल गई? देखिए, जो उपचुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे भी बहुत प्रभावी होते हैं, परंतु यदि आप ओवरऑल राष्ट्रीय पिक्चर को देखने का प्रयास करें तो जो हमारे विरोधियों का कहना था, हाँ यह सत्य है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। यह भी सत्य है कि मात्र कुछ महीने पहले कोविड की इतनी भारी लहर आई थी, इसके बावजूद यदि आज यह स्थिति है कि हम असम से लेकर मध्य प्रदेश तक और कर्नाटक तक कई राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो ये लोग कहने का प्रयास कर रहे थे कि एक लार्जर पिक्चर में पूरे भारत में एक ही ट्रेंड दिखना चाहिए, वह नहीं दिखता। अब मैं एक और बात तथ्य के साथ कहना चाहता हूं। 2019 से चुनाव से पहले जितने उपचुनाव हुए थे, 16 या 17 हुए थे, उसमें से 12-13 भाजपा हारी थी। याद करिए, मंदसौर भी हारे थे, अजमेर भी हारे थे, गुजरात में भी हारे थे, अरे याद करिए गोरखपुर हारे थे, फूलपुर हारे थे, हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो मतलब आप हारने को शगुन मान रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग है सुधांशु जी, आप हारने को शगुन मानते हैं? नहीं, मैं दूसरी बात नहीं, सुनिए, तो हम और महंगाई को मुद्दा नहीं मानते। और याद करिए, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं याद करिए कि उस समय क्या जबरदस्त एक दिखा था विपक्ष के संयोग का चित्र बंगलौर में। वो हवाई जहाज टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद क्या हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, उसके बाद वो कहीं लैंड ही नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्थानीय चुनाव के, उपचुनाव के मुद्दे होते हैं, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कहता, परंतु स्थानीय विषयों का प्रभाव अधिक होता है। यह पूर्व के अनुभवों ने दिखाया है। तो मैं देखिए सुधांशु, मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। आपको महंगाई और किसान अब मुद्दा नजर आता है या नहीं दिखता? पॉइंट यह है। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैंने तो आप मेरा वक्तव्य देखिए तो पहले ही वाक्य मैंने क्या कहा, हाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें इस समय बढ़ी हुई हैं। तो मतलब मुद्दा ये है, सत्य है कि कोरोना मतलब वो मुद्दा आपको निपटा रहा है? नहीं, आप तो हमें तो बात कहते रहे। अब नहीं मानने पर सुनिए, जो इतने बुरे दौर में जब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ऐसा रहा, एनडीए का प्रदर्शन इस प्रकार का रहा, तो जब ये ट्रांजिट फेस चेंज हो जाएगा उसके बाद क्या स्थिति होगी, मतलब ये बुरा दौर है, लगाया जा सकता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये बुरा दौर है, मतलब आप ये कह रहे हैं सुधांशु जी ये बुरा दौर है राजस्थान में? सुधांशु जी आप कह रहे हैं बुरा दौर है? नहीं, आपने बोला ना बुरा दौर है ये, इसमें कहीं कोई समस्या क्या? अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इस समय बढ़ी हुई हैं, ठीक है, यदि कोरोना का यह दौर था जो इतनी भयानक लहर, तो बीजेपी का भी बुरा दौर है ये? कभी ऐसी परिस्थिति अगर पब्लिक के लिए बुरा दौर है तो बीजेपी के लिए भी बुरा दौर है ये? अरे जनाब, जब इतने बुरे दौर में इतना बेहतर प्रदर्शन है, जब वातावरण दैवीय प्रकोप इतना भयानक हो और उसके बाद इतना बेहतर प्रदर्शन है, तो आगे क्या होगा? पर एक बात मैं और ऑन द लाइटर नोट कह दूं कि बंगाल में हारना बेहतर प्रदर्शन है, हिमाचल में हारना बेहतर प्रदर्शन है, राजस्थान में हारना बेहतर प्रदर्शन है। नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मगर हमारे सापरा साहब को मैं ये भी याद दिला दूं, यही लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद आके कहा था पंजाब में देखो हमने कमाल कर दिया। पंजाब अरे आपके सीएम कह रहे हैं जयराम ठाकुर, आपके सीएम कह रहे हैं जयराम ठाकुर ने बोला कि महंगाई की वजह से हम हार गए। जयराम ठाकुर कह रहे हैं महंगाई की वजह से हम निपट गए। हाँ, आपके सीएम कह रहे हैं। देखिए, जयराम ठाकुर जी ने जो भी बोला है, हाँ, जयराम ठाकुर जी ने जो बोला है, मैंने आपसे पहला ही वाक्य में कहा था कि यह स्थानीय मुद्दों के ऊपर आधारित चुनाव होते हैं। यदि एक जेनरिक चीज होती
तो हम आसाम में नहीं जीतते, हम मध्य देखिए प्रदेश में नहीं जीतते, हम वहां सुधांशु, नहीं जीते। हो सकता है जीत वहां पर के सब जयराम ठाकुर साथी, जी को पुरानी कोई ऐसी कहावत चीज नजर आई है, हुई हो। जीत के सब साथी हार का ना कोई, जीत के सब साथी होते हैं, हार का कोई नहीं होता। आज हम ये नहीं कह सकते कि एक बीजेपी की प्रचंड हार हुई है, लेकिन एक हार का आगाज हुआ है। ये जो सुगबुगाहट है ये बड़ी है, और देखिए हर चुनाव अपने आप में एक संकेत देके आता है। बीजेपी कहती है कि हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे मेन चुनाव हो। मेरे को सुष्मिता देव का रुख करना पड़ेगा, मैं आपका पास काफी दे रहा। सुष्मिता देव, इस जनादेश का अगर मैं विश्लेषण पढ़ता हूं तो ममता बनर्जी और मजबूत हुई हैं। इस जनादेश का जब मैं विश्लेषण पढ़ता हूं तो यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर तो हो रही है, लेकिन उसकी ठसक अब भी मजबूत है। इस जनादेश को मैं अगर पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में, जहां की आप प्रभारी भी हैं त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का गढ़ अभी भी मजबूत खड़ा का खड़ा है। बताइए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में डायरेक्ट फाइट हुआ है बीजेपी, एनपीपी और कांग्रेस के बीच में। तो वहां पर कांग्रेस की हार से ये बिल्कुल साबित हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट में आपकी आवाज कट रही है, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। आप ये कह रही थी कि कांग्रेस की हार से ये साबित हो गया कि कांग्रेस बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है, जैसा लगातार ये कहा जा रहा है, जैसा पीके ने भी कहा अपने एक विश्लेषण के अंदर। चरण सिंह सापरा, मैं आपका रिएक्शन लेता हूं। कांग्रेस पे भरोसा कब हो गया है? शरद राव पवार ने तो इसको खंडर की तरह भी कह दिया था। यानी कांग्रेस के घर में अगर उस खंडर में 2 दिन दिवाली की लाइटें भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर अंधेरा ही होने वाला है क्या? आपके अलायंस आप पे भरोसा नहीं करते, ये दिलचस्प नजर आ रहा है। आप जिनको खुले हाथ से स्वागत करते हैं वो आपको कहते भागो। नहीं, आप एलाइज की बात करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया था। अकाली दल भी बीजेपी को छोड़ के चली गई। खैर, आज वो बात नहीं है। आज बात यह है कि जो बाय इलेक्शन आमतौर पे होते हैं, वो जिस पार्टी की सत्ता जिस राज्य में होती है उसको एडवांटेज होती है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा के चुनाव जीती है और 1 लोकसभा का चुनाव जीती है। बीजेपी 7 विधानसभा के चुनाव जीती है। बीजेपी जो 7 विधानसभा के चुनाव जीती है वो उन्हीं राज्यों में जीती है जहां पर उनकी सत्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 8 में से 5 ऐसे विधानसभा सुष्मिता देव दोबारा जुड़ गई है। हमारी सुष्मिता मेरे साथ दोबारा जुड़ गई है, से वो सीटें छीन करके। ठीक है सुष्मिता, आप कह रही थी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हार हो या जीत, किस तरह की हार है और किस तरह की जीत है उसको भी देखने की जरूरत है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के मुख्यमंत्री के क्षेत्र से हारी 1 सीट, उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में दिनहाटे में हारी है, वहां पर 2019 में बीजेपी की लीड थी, वहां पर अब बीजेपी हारी है। तो सिर्फ संख्या देखने से नहीं बनेगी बात। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कहती हूँ, एनपीपी बीजेपी के अलायंस पार्टी है, वहां पर कांग्रेस के साथ डायरेक्ट फाइट हुआ है। कांग्रेस वहां बाय इलेक्शन में हारी है, विच मीन्स कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में फाइट नहीं कर पा रही है। पर सच्चाई ये भी है कि इसके अंदर तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं फाइट नहीं कर पा रही है। प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कांग्रेस तो कहीं फाइट नहीं कर पा रही है। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस सोचती है कि इतना आसान है बीजेपी को हराना, वो इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, किसी तरह का भी युद्ध हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कैसा भी हो, उसमें तैयारी चाहिए। पर हिमाचल में जो हुआ उसको भी सोचने की जरूरत है कि वो क्यों हुआ। आई फील इट इज इंटरनल सैबोटेज। मुझे लगता है कांग्रेस की जीत वहां कांग्रेस की वजह से नहीं हुई, पर धूमल के फैक्शनलिज्म से हुई, क्योंकि अनुराग ठाकुर शायद हिमाचल के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हम हिमाचल में। ये इंटरेस्टिंग है। दिस इज व्हाट आई फील। यानी बीजेपी ने बीजेपी को हरा दिया हिमाचल के अंदर होता है। और मैं आपकी बातें देखिए, मैं नेताओं को अब कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता, लेकिन
हिमाचल के अंदर बीजेपी के अंदर एक इंटरनल सैबोटाज है, जिस तरह की लगातार रिपोर्ट्स आई है, लेकिन वहां सीएम ने बोल दिया कि महंगाई की वजह से हम हार रहे हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चरण सिंह सापरा, मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग अपने खंडर के अंदर, जैसा शरद राव पवार ने बोला, आप लोग अपने खंडर में दिवाली की लाइटें लगा के सोच रहे हैं कि जगमगाहट बिल्कुल रोशनी रहेगी अब ताउम्र, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है। मकान दुकान दोनों खंडर है इन अ पॉलिटिकल लाइन। देखिए, जिसको आप खंडर बताने का प्रयास कर रहे हैं, शरद राव पवार, मेरे शब्द नहीं है, लोकसभा के चुनाव मेरे शब्द नहीं है, शरद राव पवार के शब्द है। आप जिस तरह से बार-बार मेरे शब्द नहीं है, शरद पवार के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, प्रशांत किशोर के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है ये। मेरी बात, जब आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो ले लीजिए। प्रश्न पूछा है मैंने। ये जो खंडर की बात आप कर रहे हैं, शरद राव पवार कर रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं ना। ये सापरा साहब मेरे साथ आप नाइंसाफी करते रहिए कि खंडर की बात आप कर रहे हैं। खंडर की बात ना मैंने करी, ना मेरे किसी मेहमान ने करी। शरद राव पवार ने खंडर की बात करी, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना। अरे दीजिए उत्तर जनाब, आपको उत्तर देने से कोई रोक नहीं सकता, उत्तर देना आपका हक है, लेकिन खंडर की बात मैंने नहीं करी, शरद राव पवार ने करी। उत्तर ये है, सुनिए जी सर, सुनिए, उत्तर यह है कि अगर हम लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर हम 2019 में यानी 2 साल पहले 4 लाख वोट से हारते हैं और अभी हम उस सीट को जीतते हैं, तो कितना लंबा वो रास्ता कांग्रेस पार्टी ने कवर किया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की सीट बीजेपी ने बीजेपी को उधर हरा दिया, आपकी जीत नहीं है। सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए ध्यान से। और जो 2 सीटें हैं विधानसभा की, उस पर बीजेपी जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पर गई है। तो मात्र ये कह देना कि बीजेपी में आपस में विभाजन था या अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बनना चाहते इसलिए 4 लाख वोटें कवर नहीं होती है। आप भी बहुत चुनाव लड़ी हैं, और मैं वो भी बता देता हूं आपको कि इतना बड़ा जो मार्जिन है वो खुद जयराम ठाकुर जब कहते हैं, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे थे, तो फिर आप कैसे कह देते कि आंतरिक तनाव की वजह से वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। तो बिल्कुल इसको घुमाने का प्रयास मत करिए। आपने सुष्मिता देव जी, आपने भी बहुत चुनाव लड़े, आप किस तरह से 4 लाख वोट कवर होती है, नहीं कवर होती है। ठीक है सुष्मिता जी, जवाब। सापरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 4 लाख वोट कवर किया। एक स्टेट के मुख्यमंत्री अगर महंगाई के ऊपर कारण बता रहे हैं, मेरा मानना है वो इंटरनल फाइट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये भी सच्चाई है तो कि भारतीय जनता पार्टी के रूल में जिस तरह से प्राइस राइज हुआ, कोरोना के वक्त जिस तरह से लोग भुगे हैं, इसका एक मेजर कारण है कि इस गवर्नमेंट का, बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। पर एक चुनाव को जीतने के पीछे और हारने के पीछे सिर्फ एक कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं सापरा जी। क्लीन चिट देने का प्रयास ये मत करिए नेचुरल बीजेपी है, को। ये पॉलिटिक्स में नेचुरल है कि आप बीजेपी को कवर फायर देने का प्रयास मत करिए। आप ये कतई नहीं कह सकती हैं कि 4 लाख वोट जो बीजेपी को हरा रही है, वोट वो मात्र बीजेपी की अंतर कलश है। बीजेपी की अंतर कलश से 4 लाख वोट नहीं घूमती है। बीजेपी की अंतर कलश से 2 विधानसभा की सीट पर वो तीसरे या चौथे नंबर पर नहीं आते हैं। एक सीट पर उनकी डिपॉजिट भी जब्त हुआ है, आपको जानकारी नहीं है शायद। आप जानकारी लीजिए, हिमाचल प्रदेश की एक विधानसभा की सीट पर उनकी जमानत भी जब्त हुई है। हाँ, तो आप उनको कवर फायर देना बंद करिए ना। टीएमसी बीजेपी के साथ टीएमसी ने तो बीजेपी को हराया है, ये भी कहा है। टीएमसी कैसे कवर, देखिए बीच में नहीं बोला चरण सिंह साहब, आपने अपने वक्तव्य को रखा। चरण जी प्लीज। बीजेपी को नहीं, जिस तरह से ये कवर फायर देने का प्रयास कर रही है, ठीक है जवाब सुन लीजिए। जिस तरह से कवर फायर देने का प्रयास कर रही है हिमाचल के अंदर, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, मुझे सापरा साहब ये अनफेयर हो रहा है। आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, सुष्मिता देव जी को बोलने दीजिए, उनको भी आप 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर सुधांशु त्रिवेदी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। अब अनफेयर कर रहे हैं। अब सुष्मिता जी बोलिए। 1,64,000 का मार्जिन है एक सीट में वेस्ट बंगाल में। आप हमें भी सिखा रहे हैं बीजेपी को कैसे हराना है। मैं ये कह रही हूँ कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कोरोना के वक्त जो हुआ मुद्दा है, और गुड गवर्नेंस मुद्दा है। गुड गवर्नेंस की वजह से ममता दीदी जीती है बाई इलेक्शन में।
और मार्जिन सुष्मिता जी, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। सुष्मिता देव, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग हिमाचल में आप एक सेकंड चरण सिंह छापरा होल्ड ऑन। मैं क्या कह रहा हूँ अमीश देवगन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उसको कवर फायर देने का प्रयास मत करिए। अच्छा, एक और चीज, आप इतना हिमाचल प्रदेश में कवर फायर देने का प्रयास मत करिए, मैं इतना कह रहा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा। आसाम में कांग्रेस तीसरे पोजीशन पे है। आसाम में कांग्रेस तीसरे पोजीशन में। छापरा जी प्लीज, आसाम में तो डिबैकल हुआ कांग्रेस। पूरे छवि को देखिए, कि वहां पर हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मैं तो कबूल कर रहा हूँ, मैं कबूल कर रहा हूँ सुष्मिता देव जी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, आप जीत के आए। आसाम में बीजेपी की सरकार है, आप हार के आए। क्या रहस्य है? तो इसलिए आप जरूर, हाँ, तो मैंने सुष्मिता देव जी, आपने शायद मुझे सुना नहीं, मैं बोल लूं, पर आपका विश्लेषण जरूरी है। आसाम के अध्यक्ष पीसीसी प्रेसिडेंट कहते हैं जब सरकार बीजेपी की होती है कांग्रेस नहीं जीत सकती, तो हिमाचल में क्यों जीती? अमीश जी मुझे इंटरेस्टिंग है ये, अपने आप में इंटरेस्टिंग है। चरण सिंह छापरा, ठीक है, माधवानंद भी हाथ खड़ा करें। सुधांशु त्रिवेदी, ये खंडर वाली बात आप जानते हैं, शरद राव पवार ने बोली और मुझे लगता है कि आज की मौजूदा भारतीय राजनीति के अंदर उनका अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उतना बड़ा अनुभव एक्टिव पॉलिटिक्स में है। शरद राव पवार का ये शब्द अपने आप में कहना, और अभी आपने सुष्मिता जी को भी सुना, चरण छापरा को भी सुना, क्या आपको लगता है कांग्रेस एनालाइज करती है और बीजेपी कि ये जो कई स्टेट्स के अंदर हार हुई है या फिर कह सकते हैं कुछ सीट्स पे हार हुई है, बीजेपी समझ रही है वो हार क्यों है? देखिए, जहां तक हमारा प्रश्न है, हम अपनी एक एक सीट गंभीरता से लड़ते हैं और यदि कहीं पर हमारी हार हुई है हिमाचल में तो हम उसका बैठकर विश्लेषण करेंगे और उसके अनुसार आगे का कार्य करेंगे। परंतु जो एनालिसिस की बात कही, कांग्रेस देखिए गजब के अपने चश्मे से एनालिसिस करती है। भाई हमारे यहां किसी प्रकार का अंतर कलह में, देखिए कितनी बढ़िया बात छापरा जी ने कही, अंतर कलह से इतनी हार नहीं हो सकती। तो अंतर कलह की हार के पैमाने उनके अनुभव में बहुत गहरी से बैठे हुए होंगे, इसलिए वो ये बता सकते हैं कि इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है। और उसका कारण भी आपको बात बता दें, अगर यहां इनके यहां कोई नेता खुदा न खास्ता जीत जाए, अरे भाई अभी तो कवर फायर की बात कर रहे थे, उस बेचारे के तो पैर राजनीतिक कबर में जाके लटक जाते हैं। याद करिए, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो कोलिको पुल के नेतृत्व में आप लोग जीते थे अरुणाचल, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, तरुण गोगोई और हेमंता विश्व शर्मा की जोड़ी ने 2011 की असम में हमारी 4 सीटें आई थी विधानसभा में, और उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा के साथ क्या हुआ, वाईएसआर कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी ने जितवाया, उसके साथ क्या हुआ, 90 के दशक में ममता बनर्जी, अगर बंगाल में उन्होंने कई सीटें जिता दी थी, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई, जब आप बराबर पे आके हमारे खड़े हो गए थे, हमसे 2 सीटें आगे निकल गए थे मध्य प्रदेश में, उनका क्या हुआ, सचिन पायलट के नेतृत्व में आप चुनाव जीते, उनका क्या हुआ। तो यहां तो अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर जाए तो उसके बाद उसकी क्या गति होती है या दुर्गति होती है, ये अपने आप में विचार का विषय है। जहां तक हमारी बात है, हम एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को उतनी ही गंभीरता से लेती है और जय या पराजय दोनों को उतनी गंभीरता, जय या पराजय दोनों को बराबरी के साथ लेती है। चरण सिंह छापरा जवाब, चरण सिंह छापरा जवाब, 40 सेकंड। देखिए, मैं इनको मैं सुधांशु जी को यही कहना चाहूंगा कि ये भूतकाल के सारे उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण से ये कोई नतीजे बदली नहीं होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब के इलाके में लोकसभा की सीट भी हारे हो और विधानसभा भी हारे हो, तो कम से कम ये सोचिए कि जो जयराम ठाकुर जी ने जो कहा है वो सत्य है। महंगाई, बेरोजगारी, कोविड की अव्यवस्था और देश की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था, ये जो है ये मुद्दे हैं देश के अंदर। आप अच्छी बात है इस पे। राहुल गांधी का ट्वीट, बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया है, ये कार्यकर्ता की जीत है, ये कांग्रेस के जन जन की जीत है। नतीजों पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है, और साथ में यह भी कहा है कि डर के खिलाफ लड़ते रहना है और बिना नफरत के खिलाफ लड़ते रहना है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, नफरत के खिलाफ लड़ते रहो और डरो मत।
एक बार फिर बोला है राहुल गांधी ने इस बात को। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिएक्शन राहुल गांधी के ट्वीट पर। हाँ बिल्कुल, मैं अभी बोल रहा हूं, जैसे सापरा साहब ने बोला था, राहुल गांधी जी का ट्वीट, दोनों मिलाकर मैं बोलता हूं। अरे भाई, ये इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी खानदानी सीट हार गए अमेठी, खानदानी जागीर सीट जो 3 पीढ़ी से उनके पास थी, और वहां आकर आज कह रहे हैं। और इनकी स्थिति में एक ही बात बता दूं, इन्होंने कहा भूतकाल नहीं, बिल्कुल वर्तमान की बात कर रहा हूं सापरा साहब। अभी जो शरद पवार जी ने खंडहर बोला वो तो अभी की बात है, और पिछले महीने की तो बात है। भटका हुआ नौजवान आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार कह रहा है कांग्रेस डूबता जहाज है, डूबते जहाज के ऊपर आके बैठ रहा है। और आप निर्लज्जता के साथ अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उस समय आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी किससे डर रहे थे या किससे उत्साहित थे। उन्हें हार की आशंका दिख रही थी या उसमें लाभ की आशा दिख रही थी कि कोई पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने कार्यालय में बाहर वाले से डूबता जहाज की संज्ञा लेकर उसका। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स जी, बड़ी खबर आ रही है, लेकिन चरण सिंह सापरा, क्विक रिएक्शन। कीप फाइटिंग, नो फियर, इसका मतलब क्या है? अभी सुधांशु ने मैं दे रहा हूं, दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी ने भी खंडर की बातें बार बार आप कह रहे हैं, तो जिन्होंने ये खंडर की बात कही है उनको भी आज उत्तर मिल गया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट जीती है, तो खंडर बोलने वालों को भी जवाब मिला है, नंबर 1। तो असम में राहुल गांधी आप खंडर है कि नहीं है? कि डरो मत, असम में खंडर वाली सिचुएशन है कि नहीं है? राहुल गांधी जी ने ठीक, भाई मैंने सबसे पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, हमको अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस पर वर्क करेगी। मैंने शुरुआत में यह बात कह दी है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत और हमें लड़ना है, तो ये निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कहा है पूरे देश के अंदर, और जनता को भी ये बताने के लिए कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में अलग अलग राज्यों के अंदर, संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। जनता को खड़ा होना पड़ेगा। माधवानंद कुछ कहना चाहते हैं। माधवानंद, संजय गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खुशी आज उनके चेहरे से दिख रही है, बड़ी जीत हासिल करी है दादर नगर हवेली में। माधवानंद, रिएक्ट, क्विक रिएक्शन, आप हाथ खड़ा करें माधवानंद, 30 सेकंड। खंडर पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित देवगन जी, आपने विपक्ष के आपने विपक्ष को इतना मौका दिया, और शरद पवार जी का भी कमेंट आपने कोट किया। देखिए, इसके बावजूद जो विपक्ष कह रहे हैं कि 2024 में जो इन लोग की सरकार बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? आपस में ही ये लोग जो है सो फाइट कर रहे हैं। और मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि कांग्रेस जिस बीमारी से ग्रसित है, उसमें कमांड एंड कंट्रोल दोनों जैसो कमजोर हो जाते हैं, दोनों ताकतें कमजोर हो जाती है। जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया कन्हैया कुमार को उन लोगों ने लाने का काम किया, आज देखिए कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम जैसे बिहार में हो गया। यानी कांग्रेस एक परजीवी बन चुकी है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने क्षेत्रीय दलों के लिए परजीवी वर्ड यूज किया। आज जो कांग्रेस की स्थिति है, मुझे लगता है कांग्रेस खुद ही परजीवी बन चुकी है। यानी कांग्रेस का अस्तित्व ही जो है सो संकट में है, लीडर लेस हो चुका है। जब कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में है, तो विपक्ष एकजुट कैसे होगा? इसीलिए मैं दावे के साथ तो तभी तो टीएमसी और सेना खड़ी हो रही है। देखिए तभी महाराष्ट्र में शिवसेना, बंगाल में टीएमसी ये खड़ी हो रही है। अगर कांग्रेस का पटाक्षेप हो रहा है, तो ये पार्टी खड़ी हो रही है आज की तारीख के अंदर, और डट के मुकाबला कर रही है बीजेपी का। अमित देवगन जी, बॉम्बे दादर नगर हवेली में शिवसेना ने निपटा दिया है, बड़ी जीत दर्ज करी है, हिस्टोरिकल विन है वो अपने आप में। पूर्व गृह मंत्री अरेस्ट हो जाते हैं, पूर्व गृह मंत्री को ईडी अरेस्ट कर लेता है। तो क्या महाराष्ट्र में हो रहा है? पूरा देश ये खेल देख रहा है। तो इस महाराष्ट्र की स्थिति तो इन लोगों ने जो बना दिया है, खेल के बाद भी वोट पड़ रहा है ना, पॉइंट या उस खेल के बाद भी तो वोट पड़ रहा है। देखिए, अब जो जीता वही सिकंदर, कुछ जगह की आगे का नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोल जो जीता वही सिकंदर ना। मैं मानता हूं कुछ जगह पे हार हुई है, वो एनडीए एनालाइज करेगी, बीजेपी एनालाइज कर रही है। और निश्चित रूप से बीजेपी ने, सुधांशु जी ने बड़ा अच्छा कहा कि एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जहां हार हुई है उसका आकलन करेंगे, वहां गंभीरता से सोचेंगे कि आखिर हार की हुई है। लेकिन यह कहना कि विपक्ष जो है सो हावी हो गया, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। जिस नाव का कोई पतवार ही नहीं हो, वो विपक्ष कैसे हावी हो सकता है? वही तो बात है कि चलिए कांग्रेस पतवार को नहीं आगे बढ़ा सकती, तो इसीलिए टीएमसी आगे आ रही है, इसीलिए सेना आगे आ रही है। संजय गुप्ता, बधाई पहले तो बड़ी जीत दर्ज करने की, दूसरा सपने आप मुंगेरी लाल के देख रहे हैं। देखिए, सपने तो कोई किसी भी तरह के देखे जा सकते हैं। अरे वाह। लेकिन आप मुझे एक बात ये बताइए कि क्या जो आज जिन मुद्दों को लेकर के
हमने हमेशा ये चाहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बने, और जिस महंगाई को और जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों को अभी बढ़ा हुआ है, सरसों का तेल और पेट्रोल एक ही कीमत पे आके खड़े हो चुके हैं। दिवाली से पहले ये आपको दिवाली का नजराना है सुधांशु त्रिवेदी जी, किन मुद्दों पर आपने राजनीति करनी है ये सोचने की जरूरत है। क्या जिस तरह से अभी ये महंगाई हो रही है और आप जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को हमेशा कहते रहे कि ये कहाँ कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लेकिन देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता तो उस पर विश्वास व्यक्त कर रही है और आप पर विश्वास व्यक्त नहीं कर रही। दल चाहे जितने मर्जी बन जाएं और जितने मर्जी गठबंधन बन करके सरकार बने, मगर काम विकास का होना चाहिए, विनाश का नहीं। ये पेट्रोल की कीमतें, सरसों के तेल की कीमत और जिस तरह से महंगाई आज बढ़ रही है, ये क्यों आप पहले प्रदर्शन करते थे, भारत बंद किया करते थे, अब कब बंद करेंगे आप इन महंगाइयों के खिलाफ? ठीक है संजय, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। एक देखिए, ये एक रीअलाइनमेंट बन रहा है, एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ शिवसेना है। कांग्रेस अपने पॉकेट्स में हो सकता है अच्छा करे, लेकिन अब आप ये बड़े शत्रप दल जो है वो आपसे डायरेक्ट मुकाबले में आ रहे हैं ना। देखिए वो विषय, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय जी ने जो अभी बोला कि महंगाई की वजह से उनकी जीत हुई है, मैं अभी देखिए एक ही वाक्य बोला, क्यों संजय जी, ये महंगाई की वजह से जीत है या उद्धव ठाकरे जी की औद्योगिक मंदी भी, क्षमता और लोकप्रियता की वजह से? सभी जगह फेल है आप सर इस मामले के अंदर। कौन सा बड़ा कारण, पहला कारण क्या मानते हैं आप? पहला कारण क्या मानते हैं? पहला कारण ये उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता, पहला कारण ये कि अपने ही साथियों को, अपने ही देश के दूसरे राजनीतिक दलों को दुश्मनी की नजर से देखना बंद करें आप। सभी पॉलिटिकल पार्टी इसी देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं और हर कोई ये चाहता है कि इस देश का नवनिर्माण कैसे हो, विकास कैसे हो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को आप सिर्फ नीचा दिखाने के काम में लगे हुए हो और ये नहीं देख रहे हो आप कि विकास कैसे करना है, महंगाई कैसे कम करनी है, औद्योगिक मंदी को कैसे हटाना है। संजय आपको ऑडियो डाउन कराओ, लेट बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट रिप्लाई। ओके सुधांशु। अमीश जी, आपने देखा कि 2 मिनट में कैसे इनका बात पलट गई। पहले वाक्य में कहा महंगाई की वजह से, दूसरे में कहा कि सहयोगी दल के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण। अब देखिए, अगर ये 2 मिनट में 2 अलग अलग इतने विरोधाभासी कारण बता सकते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो इन्होंने पहली बार कही थी महंगाई वाली बात, वो अपने आप समाप्त अलग अलग कारण है ये। अब मैं आपके ऊपर आता हूं, जहां तक आपने कहा सहयोगी दल को आपको लगता है कि धोखा देने के कारण, धोखा किसने दिया है? महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और अभी जो ये 3 तिकाड़ा वाली सरकार चल रही है, एलजेपी, बाई इलेक्शन अलग होता है। मैंने बोला कि हम कैराना उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, और ये हारे थे, क्योंकि हर दल का उपचुनाव में कोई रोल नहीं होता, मगर जब मुख्य चुनाव होता है तो यह आपके जो सहयोगी वाले हैं वो कितना कितना हिस्सा मांगेंगे। और दोनों का जो आपस में स्वार्थ है, स्वार्थ तो सत्ता तक है ना। जब सत्ता का निर्णय होने की बात होगी तो सबके स्वार्थ अलग हो जाते हैं, और वहां पर निस्वार्थ भाव से काम करने वाली मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति ही जनता आस्था व्यक्त करेगी। आपके बयान में आए हुए परिवर्तन ने ये दर्शा दिया। मैं एक ब्रॉडर टॉपिक को टच करना चाहता हूं, मैं एक ब्रॉडर टॉपिक को टच करना चाहता हूं सुष्मिता देव, क्योंकि इस विषय पर बात होनी बड़ी जरूरी है। कांग्रेस की स्थिति जो भी है वो हमारे सामने है, जो प्रशांत किशोर ने बोला, जो शरद राव पवार ने बोला। एक बिल्कुल नए युग के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक प्रोधा है भारतीय राजनीति के, शरद राव पवार के लिए कहा जाता है। लेकिन रीअलाइनमेंट यह हुआ है कि छोटे दल यानी टीएमसी, सेना, ये बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं अपने, एनसीपी ये बीजेपी के साथ अपने तरीके से लड़ रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। क्या आपको लगता है ये जो रीअलाइनमेंट है ये आवश्यक है, कांग्रेस पार्टी भी समझे? देखिए बिल्कुल, ये देश में जो माहौल तैयार हुआ है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, देश के ज्यादा से ज्यादा लोग एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहते हैं। देखिए मैं सीधी बात कह रही हूं कि आज बीजेपी को भी सोचना चाहिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बीजेपी क्यों हारी है। और दूसरा चीज, अगर कोई नेशनल पार्टी है लाइक कांग्रेस शुड थिंक कि बाई इलेक्शन में और स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस जीतती है, पर लोकसभा में उन्हीं स्टेट्स में जाके कांग्रेस हार जाती है। इसका मतलब नेशनल एरिना में एक लीडरशिप की वैक्यूम लोग फील कर रहे हैं।
इसलिए बीजेपी लेकिन देखिए कांग्रेस का इसमें पॉइंट है कि टीएमसी चाहती है कि बंगाल कांग्रेस छोड़ दे। एक सेकंड लेट मी काउंटर इट। टीएमसी चाहती है बंगाल में कांग्रेस अपना स्टेक छोड़ दे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस अपना स्टेक छोड़ दे, महाराष्ट्र में सेना और एनसीपी कांग्रेस को लगभग निपटा रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति है कि वहां पर कांग्रेस अपना स्टेक और सीमित कर दे, ऑलरेडी कम है और सीमित कर दे। अब आप मुझे बताइए, सारी कुर्बानी कांग्रेस से मांगी जा रही है। तमिलनाडु में स्टालिन चाहता है कांग्रेस स्टेक अपना छोड़ दे, बिहार के अंदर आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस अपना स्टेक छोड़ दे, तो यानी सारी कुर्बानी कांग्रेस से मांगी जा रही है। नहीं अमीश जी, अगर कांग्रेस कई बार कहती है कि ममता दीदी गोवा क्यों गई है, वो बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे जाके लड़ना बीजेपी को हेल्प करना है तो कांग्रेस वेस्ट बंगाल में क्यों लड़ रही है? उनकी क्या उधर में फील्ड है? त्रिपुरा में कांग्रेस है ही नहीं। तो अगर आप दूसरे रीजनल पार्टीज को बोल रहे हैं कि आप क्यों यहाँ लड़ रहे हैं, क्यों वहां लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी एज ए नेशनल पार्टी उड़ीसा में क्या कर रही है? व्हाट इज देयर स्टेटस इन उड़ीसा? तो आप छोड़े ना, वही प्रिंसिपल आप जो रीजनल पार्टीज को बोल रहे हैं कि आप एक्सपैंड मत करिए, तो कांग्रेस को अगर आप हमें कह रहे हैं एक्सपैंड मत करिए, पर कांग्रेस तो अगर देश में लड़ेगी 150 सीटों पर, तो आएंगी कितनी कांग्रेस की? कांग्रेस अगर 130-40 सीटों पर लड़ती है पूरे देश के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो कांग्रेस की कितनी जाएंगी? फिर कहानी तो वहां पे भी हो जाएगी ना। देखिए कांग्रेस का बीजेपी से फाइट कम से कम 150 सीट पे है इस देश, वही है 150 पे, कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है। पर जहां आप नहीं लड़ पा रहे हैं, आई शुड नॉट से कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी या कांग्रेस वोट काटेगी, उसका आप सर्वे कराइए ना सापरा जी। वहां पे अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट, फ्रिंज पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग टेक। अगर समाजवादी पार्टी जीते, समाजवादी आपके साथ अलायंस करने को नहीं तैयार। ओके चरण सिंह सापरा, आपको फ्रिंज पार्टी माना जा रहा है ना, ये कांग्रेस के लिए सर्वाइवल की तो बात अलग होगी, लेकिन ये कांग्रेस के लिए क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है। यू आर कंसिडर्ड एज अ फ्रिंज पार्टी। आपको एक ऐसा दल माना जा रहा है जो 150 सीटों में चुनाव लड़ सकती है, लड़े, वहां पर जितनी जीत सकती है जीते, और अपनी हैसियत आप सिमटाइए। यानी आपको अपने स्टेक सब डाउन करने पड़ेंगे। देखिए, नहीं अमीश जी, जैसे आपने ये स्टेक की बात की और आपने पहले ये भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को निपटाने पे लगी है, ऐसा नहीं है। अगर निपटाने पे लगी होती तो महाराष्ट्र की जो हम आज सीट जीते हैं देगलूर की, 40,000 मतों से जीते हैं हम, तो हम वो जीतते नहीं सीट। तो ये इस तरह के आकलन जो है वो कृपया करके न नहीं, बिल्कुल मेरा आकलन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन शरदराव पवार अगर आपके दल को खंडर कह रहे हैं तो निपटाना इससे ज्यादा क्या होता है मुझे बता दीजिए। मुझे बताइए कि शरदराव पवार कह रहे हैं कि खंडर हो रही है, खंडर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, निपटाना और क्या होता है? मतलब मैं तो फिर भी बहुत अच्छे शब्दों में कह रहा हूं निपटाना, वो तो खंडर कह रहे हैं, वो तो खंडर कह रहे हैं। खंडर बुरा शब्द है, निपटाना बुरा शब्द है। मैं वही दोहराना चाहूंगा कि जो लोगों ने खंडर का वक्तव्य किया है, उन्होंने ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी 8 सीटें विधानसभा की जीती है और 1 लोकसभा की सीट जीती जी सर। क्यों नहीं उनकी पार्टी ने जाकर के दूसरे राज्यों में, राजस्थान, सुधांशु जाके उन्होंने क्यों नहीं सुधांशु जवाब। तो ये सारी बातें कहने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ग्राउंड लेवल पर जो एक रीजनल पार्टी है वो रीजन में ही रहती है। रीजनल पार्टी रीजन में ही रहे, ये आपका आदेश है या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? ये आपका ऑर्डर है कि रीजनल पार्टी रीजन में ही रहे? और उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी हैसियत क्या है फिर? नहीं, रीजन में रहे। फिर वो काउंटर सवाल आएगा ना जो सुष्मिता देव ने पूछा, वो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत क्या है? क्या रीजनल पार्टी जैसी आपकी हैसियत है? आप मुझे उत्तर देने कहां दे रहे हैं? दीजिए उत्तर। तो मैं सुष्मिता देव जी का भी उत्तर देता हूं, उत्तर प्रदेश का दे दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो मजबूत हुई है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से वहां पर काम किया है, पूरा नेटवर्क कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क बना। आप चुनाव में नंबर आएंगे ना। अरे चुनाव में नंबर आया 2019 के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव थी, अमेठी निपट गया। 2019 अमेठी हार गया, रायबरेली बचा सिर्फ। 2022 के अंदर अभी चुनाव के नतीजे आएंगे, वो नतीजे 2017 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखिलेश यादव के साथ अलायंस किया, आई 7 सीटें। आप नंबर की बात करते हैं, नंबर की बात करो, फैक्ट्स की बात करो सर। के अंदर आपको नजर आएंगे अमित जी। उत्तर प्रदेश में सुधांशु से बढ़िया कोई नहीं होगा। चुनाव में नंबर बदलते हैं, राज्यसभा के, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि भी है। सुधांशु द्विवेदी, पर बढ़ेगा। सुधांशु द्विवेदी, क्विक रिबटल ऑन दिस।
यूपी के अंदर। अमीश एक कहावत होती है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अभी आपको दिख गया कि ये तथाकथित भाजपा विरोध के ऊपर आपस में यदि ये लोग टीवी डिबेट में इस प्रकार की कितनी एक दूसरे के प्रति असहमति और दुर्भावना व्यक्त हुई तो हकीकत पे क्या होगा। परंतु मैं एक विश्लेषण के रूप में एक बात कहना चाहता हूं, इसको भाजपा से अलग हटके भी आप देख सकते हैं। जो सुष्मिता देव ने कहा उनकी बात अपनी जगह ठीक है कि भाई बंगाल में तो कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, परंतु जो चरण सिंह सापरा ने कहा उनकी बात में भी एक बात है कि कोई भी राज्य हो कांग्रेस का 2%, 4%, 6% वोट तो है, परंतु बाकी जगहों पर यदि आप देखें तो ममता बनर्जी जी कौन सा वोट महाराष्ट्र में जोड़ सकती हैं या उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार कौन सा वोट बंगाल में जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर विपक्ष की कोई एकता भी बननी थी तो वो कांग्रेस के साथ ही बन सकती थी। मगर कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस की जो दुर्गति है, वो जानते हैं किस वाक्य में है जो अभी चरण सिंह सापरा जी ने बोला। वो प्रियंका जी को ले आए। आप ये बताइए जो आपका नेतृत्व है राहुल गांधी जी जो स्वयं छोड़ के चले गए, और किस आधार पर आप ये मानते हैं कि लालू जी हो, मुलायम सिंह हो, ममता बनर्जी जी हो अथवा शरद पवार या उद्धव ठाकरे हो, वो राहुल गांधी को अपना नेतृत्व नेता मान लेंगे। आयु, अनुभव और क्षमता सब में उनसे कम है और कोई ऐसा सुर्खात के पर उनमें नहीं लगे कि इतनी अद्वितीय प्रतिभा नजर आ रही हो कि हां भाई इस युवा में बड़ी प्रतिभा नजर आ रही है। सारी समस्या की जड़ ये है क्योंकि आप भी अपने अहंकार में हैं कि मुझे तो सिर्फ परिवार को चलाना है, चाहे उस ठीक है, ये परिवार चलाना है या पार्टी चलानी है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। परिवार चलाना है या पार्टी चलानी है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। बैकअप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मैं रुक करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। सापरा साहब, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, आप परिवार के चलते असलियत भूल जाते हैं, जो बात सुधांशु कह रहे थे। देखिए अमीश जी, ये परिवार की बातें करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर देवेंद्र फडणवीस को या वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या वो परिवारवाद नहीं होता है? अगर इनके सांसद लोकसभा के अंदर 46 या 48 नहीं, देखिए ये तो पुरानी डिबेट हुई, ये परिवारवाद की ये डिबेट ये तो पुरानी डिबेट हुई। मैं तो परिवारवाद की ये बात कर रहा हूं कि आप फैक्ट्स की बात नहीं करते। आपकी बात पे आ रहा हूं मैं, फैक्ट्स की आप बात नहीं करते। आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई, प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई तो अमेठी क्यों निपट गया? नहीं, तो जब प्रियंका गांधी वड्रा अगर हकीकत में काम कर रही है तो निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस संगठित हो रही है। आपने खुद रैली के अंदर देखा है। और अगर हम उनकी बात करते हैं तो समय नहीं है। सुधांशु 10 सेकंड लास्ट वर्ड, 10 सेकंड सुधांशु। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम मेहनत के साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आसाम में हम सब जीते एनडीए के, और आज तेलंगाना की हुजूराबाद सीट पर 51% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्थिति अब पुराने वाली नहीं है। यानी हमने 15 साल पहले, 20 साल पहले देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो, ऐसी नहीं है। और बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि महंगाई एक मुद्दा है। जैसा जयराम ठाकुर ने कहा, महंगाई मुद्दा है, उसी की वजह से हम हारे हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 18।